हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित रसोत्रा है। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है किससे? फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनेंगे बिकॉज एक ही पार्ट में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सो अभी हम लोग सिर्फ आर्टिकल 24 तक करेंगे, 12 से लेके 24 तक, और बाकी के जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट है जम्मू में जिसका नाम है उज्ज्वल अकेडमी, which is run under the chairmanship of my father. He is a retired IPS officer, श्री सतवीर गुप्ता। ठीक है, अब साथ ही साथ हमारे अकेडमी के भी चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जिसका लिंक इस समय आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, जो है ujjwal_academy। आप इससे सर्च करेंगे, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसी से आप ये इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हमारा अकाउंट है अकेडमी के नाम से। प्लस ये नेक्स्ट जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है, आप मेरे नाम से एक सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे भी, अमित रसोत्रा। इसमें आपने कोई स्पेस नहीं देनी है, सीधे AMIT अमित RASOTRA अमित रसोत्रा आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए, और भी जो हम एजुकेशनल वीडियोस उस पर अपलोड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल राइट्स। सी, फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है किससे? फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 ऑफ द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे आए, क्या रीजंस थे, हमने कहाँ से ये बोरो किया। बिकॉज आप जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैग ऑफ बोरिंग्स। तो हमने ये सारे जो फीचर्स हैं, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, ये हमने बोरो की हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज से। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, बात है इन द ईयर 1215। ठीक है, 1215 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में वहाँ के जो टॉप बिजनेसमैन थे उन्हें क्या बोला जाता था? बैरन्स। ठीक है, तो बैरन्स के बीच और वहाँ के जो रूलर थे, किंग जो थे, ठीक है, किंग और बैरन्स ने वहाँ पे बोला अपने किंग को कि किंग योर हाइनेस, हमें कुछ ऐसे राइट्स चाहिए जो कभी भी हमसे छीने ना जा सके, जो हमारे पास हमेशा रहें। तो किंग ने उन्हें बोला, अच्छा अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे राइट्स बनाते हैं जिसमें कभी भी आपके वो राइट्स आपसे लिए ना जा सके। कभी कोई अगर इन्फ्रिंज करे या वायलेट करे तो उस पर एक्शन लिया जा सके। तो वहाँ पे क्या साइन होता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, सो उस एग्रीमेंट को, जो रॉयल एग्रीमेंट हुआ था, उसे हमने क्या बोला? मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब ये जो पार्ट 3 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, पार्ट 3 जो है इट इज ऑल्सो नोन एज दी मैग्ना कार्टा। ठीक है, कल को बाई चांस अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे आपको ये सवाल आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा। सो द करेक्ट आंसर विल बी पार्ट 3। क्लियर? अब ये देखिए, अब आप लोग इसमें जब हमने ये चीजें आपको बताई, अब आगे जो आता है वो आता है कि भैया अब आप हमें ये बताइए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से ये बोरो किया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त बीतते चले गया। ठीक है, 1215 में एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द बैरन्स एंड द किंग। ठीक है, इंग्लैंड में वक्त बीतते चले गए। आपको पता है अंग्रेजों ने सारी दुनिया पे हुकूमत की थी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट
यूएसए पे भी की थी। यूएसए जब आज़ाद हुआ, वहाँ पे जब उन्होंने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करते हैं दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का बना था, तो वो था यूएसए का। ठीक है, यूएसए में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उनका फ्रेम हुआ कौन से ईयर में हुआ था, कोई बता सकता है? तो वो था ईयर 1789 में। ठीक है, इन दिस ईयर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम किया गया। और जब ये फ्रेम हुआ उनका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, तो जब उनकी फर्स्ट डे जो उनकी मीटिंग थी पार्लियामेंट की, उसी में उन्होंने 11 अमेंडमेंट्स पास की थी। ठीक है, और उन्हीं अमेंडमेंट्स को क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स, विच टुक द शेप ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड दिस कंसेप्ट फ्रॉम द यूएसए। हमने ये यूएसए से ये कंसेप्ट बोरो किया, और यूएसए में भी कहाँ से? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहाँ से? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उधर भी कहाँ से? बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, अब इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में मोतीलाल नेहरू, यानी जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके जो फादर थे, उन्होंने इन द ईयर 1928 में ही कह दिया था कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स नीड टू बी गारंटेड इन सच अ मैनर दे कैन नॉट बी विड्रॉन इन एनी सिचुएशन। कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जिसे हम किसी भी कंडीशन पे विड्रॉ नहीं कर सकें। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसमें हमने ये फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स की। अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम नेचर जाने उसकी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। नेचर में मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें ऐसे बता दूँ। देखिए, हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स को, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल राइट्स। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो, अगर ये राइट्स हमें ना दिए गए हों, तो एक इंसान में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, दीज आर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स विच रियली सेपरेट अस फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो तो एक जानवर में और एक इंसान में कोई फर्क नहीं होगा। वही चीज़ें सारे लोग भी करेंगे जो जानवर कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे आगे आगे ये जब हम राइट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, बट क्वालिफाइड। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का क्या मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स तो दिए हैं, बट वो क्या है कि उन्हें किस तरीके से दिया गया हुआ है? उन्हें विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वो एब्सोल्यूटली नहीं है। सेकंड पॉइंट जो आता है, दैट इज दे आर जस्टिशिएबल। ठीक है, जस्टिशिएबल से क्या मतलब है आपका कि भैया इफ एनीवन वायलेट्स और इन्फ्रिंजेस योर फंडामेंटल राइट्स, तो आपके ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई वायलेट करता है या इन्फ्रिंज करता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दी सुप्रीम कोर्ट और टू दी हाई कोर्ट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अंडर आर्टिकल 226 में आप सीधे हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है, नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। सैक्रोसैंक्ट का क्या मतलब होता है? मतलब दे आर नॉट ऑन द टॉप पोजीशन, दे आर नॉट सो मच नेसेसरी। इनको हमने कोई टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ। ओके फाइन, ठीक है, हमने मेंशन किया है फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर नॉट ऑन द सुप्रीम पोजीशन, जस्ट लाइक अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सो अगर हम बोलें कि जैसे बाकी पार्ट्स हैं, तो क्या फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा एसेंशियल और द टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज, दे आर स्टिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर नॉट एट द सुप्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये परमानेंट भी नहीं होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, इमरजेंसी के वक्त हम इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कभी अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो। ठीक है, साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, और जो सिर्फ, और कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरनर्स को भी अवेलेबल होते हैं। और हर एक जो राइट होता है फंडामेंटल राइट, दे आर नॉट अवेलेबल टू द फॉरनर्स। ठीक है, क्लियर। अब इसी के साथ हम ये चीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे आगे,
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन नहीं चाहता कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाए, हु, दैट इज द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज गिवन अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाए। अब आप लोग कहोगे ये कैसे हो सकता है? सी, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ हिंड्रेंसेज और द ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, गवर्नमेंट के काम में। बिकॉज गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी नया लॉ बनाना है, उन्हें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि भाई कहीं पे ये जो फंडामेंटल राइट है ये कोई वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई नई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई नया लॉ बना रहे हैं, हम उसमें पहले चेक करेंगे कि किसी भी बंदे का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है। अगर बाई चांस कोई अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या इन्फ्रिंज कर रहा है वैसी कोई पॉलिसी या लॉ, तो वो उसी समय नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो दैट इज वाई एवरी टाइम द गवर्नमेंट हैज टू गो थ्रू विद सो मैनी थिंग्स, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी उसमें ज़्यादा लग जाती है, इमीडिएटली डिसीजंस नहीं ले पाते। सो वो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे यही रीजंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू अस। सो दैट इज वाई अगर ये लाइन अगर आपको आ जाती है कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है अगेंस्ट हुम अगेंस्ट हुज विल द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू अस, इट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज गिवन टू अस अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, अब हम अगली चीज़ के ऊपर आते हैं। देखिए, अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम ये बताएंगे अब आपको कि जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब सबसे पहले हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे। वो कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जो कि हम ये सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानने के लिए कि अब जो है एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंस्टेड ऑफ 7। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब एट प्रेजेंट 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर। अब देखिए, इसमें से जो एक कैटेगरी थी दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, ये ठीक है, इसको इन्होंने क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 जिससे डील करता था, इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। और अब इस राइट को क्या किया गया हुआ है? इस राइट को इंस्टेड ऑफ एज अ फंडामेंटल राइट इन्होंने इसे क्या बना दिया? लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। उस अमेंडमेंट में ये जो हमारा 6th कैटेगरी ये जो थी फंडामेंटल राइट की, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं आर्टिकल 12। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इससे, लेकिन इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 12 से लेके 35 तक आते हैं। हम एक एक करके अब सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आज के जो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम 12 से लेके 24 तक करेंगे, ठीक है। और जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा कल, उसमें हम लोग आगे 25 से लेके 35 तक वो सारे हम जितने भी आर्टिकल्स हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 12। अब देखिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है? वो डील किससे करता है? वो आपका डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या है? ये स्टेट जो टर्म है ये कहती है कि ये क्या क्या इंक्लूड करती है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो या फिर नॉन स्टैट्यूटरी हो, ठीक है। दैट इज एनी बॉडी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है, मतलब लाइक जो स्टेट टर्म है आर्टिकल 12 में, इट इज एक्सप्लिसिटली अगर हम बोलें कि मतलब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड ही है, और इसमें ये चीज बताई गई है कि ये जो हमारे टर्म स्टेट है ये क्या क्या इंक्लूड करेगी। ये इंक्लूड करेगी, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, मतलब पहले तो एक सेंटर की बात आ गई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर अब आपकी स्टेट की गवर्नमेंट आ गई, और फिर थर्ड आपकी आ जाती है ये आपकी ऑल लोकल सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटीज, जो आपकी लोकल गवर्निंग सेल्फ अथॉरिटीज होंगी वो इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी, और बाकी वो भी अथॉरिटीज, ठीक है, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो या नॉन स्टैट्यूटरी हो,
वो भी स्टेट में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है वो ये कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग स्टेट क्या किया, उसने ये बोला कि अ बॉडी इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट इफ, अगर वो ये सारे जो फीचर्स हैं वो परफॉर्म करती होगी तो वो स्टेट की कैटेगरी में आएगी। अब सबसे पहली क्या चीज, सबसे पहली ये चीज कि इफ इंटायर कैपिटल शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट के ओन होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल एड जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के थ्रू होनी चाहिए। कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। उसके बाद परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस होने चाहिए, जितने पब्लिक फंक्शन पब्लिक ऑफिसेज हैं वो गवर्नमेंट रन होने चाहिए। और फिर जो लास्ट इसमें है, इफ द बॉडी इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस एज कन्फर्ड बाय द स्टेट। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्टिकुलर टू बी कॉल्ड एज अ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अगर बाई चांस आपसे कोई सवाल पूछ ले वेदर बीसीसीआई इज अ स्टेट, ठीक है, या फिर इज जुडिशरी अंडर द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसका क्या जवाब देंगे हम? कोई हमसे पूछ रहे थे क्या बीसीसीआई स्टेट है या क्या जुडिशरी है? इसका जवाब ये आएगा, पहले हम बीसीसीआई की बात कर लें। देखिए बीसीसीआई जो है इट इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बट एमिनेबल टू रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये रिट जुरिस्डिक्शन के एमिनेबल में आती है जब वो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आएगी। ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम बात करें जुडिशरी की, जब हमसे कोई पूछता है कि वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट, इसमें हमेशा याद रखना जुडिशरी जो है डज नॉट फॉल अंडर स्टेट वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस। जब वो जुडिशियल फंक्शंस कर रही है तब उसे स्टेट की कैटेगरी में नहीं मानेंगे, बट अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है देन इट कैन बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ Article 12. That means then it can be considered as a state. So it is very obvious, very simple, और इसे ध्यान से याद रखना, जब भी जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन करेगी वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आती, बट जब जुडिशरी ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करेगी, परफॉर्म करेगी, देन इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ योर स्टेट, दैट इज अंडर आर्टिकल 12। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है, एक्सक्यूज मी, अब नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? देखिए इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इन दिस आर्टिकल बेसिकली वी टॉक अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, दैट इज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज बने थे उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज बने उसके बारे में हम बात करते हैं इस आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में। अब देखो ये आर्टिकल 13 किसके बारे में कैसे क्या कहता है। अब ये जो पहला पॉइंट है आर्टिकल 13 का, वो कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी पॉइंट 1 जो है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये कहता है कि इफ एनी लॉ और पार्ट ऑफ एनी सच लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट which is made before the commencement of the constitution, then that law or that part of that law is declared as void। मतलब कि देखो वो लॉ का जो एक पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे कौन सा लॉ जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो बना था, ठीक है, वो उसको हम क्या कह सकते हैं, उस लॉ को या उसके उस पार्ट को, उसको हम डिक्लेयर क्या कर सकते हैं, वॉइड। मतलब नल एंड वॉइड हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो वो पूरे का पूरा लॉ या फिर जो उसका कुछ हिस्सा है वो। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हमारी ये मोदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई 2014 में, उस समय मैं आपको बताऊं ऐसे कई लॉज थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, बट दे वर टोटली डेड, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा था, बट स्टिल दे वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, काइट उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए, साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। अब भैया आप लोग खुद देखते हो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी काइट्स उड़ाते हैं, ठीक है,
तो अब क्या छोटे छोटे बच्चे भी लाइसेंस अप्लाई करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट थी, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस होगा तभी आप काइट उड़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ लॉज थे जो सुनने में भी ऐसे बड़े अजीब से लगते हैं, बट क्या करें, थे तो थे। तो उसी तरह से जब ये मोदी सरकार आई, इन्होंने क्या किया, ऐसे कई लॉज जो थे उन सबको इन्होंने वॉइड डिक्लेयर किया, बोला भाई ऐसी अब समय कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आज के टाइम में, और ना ही ऐसा हमें कुछ रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यही जो आर्टिकल है, आर्टिकल 13, ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज कि भैया देखो, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करेगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज बने उसके बारे में बात की। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 किसके बारे में बात करता है, वो स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे ऑफ एब्राइजेस द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिबिलिटी। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और दूसरी है डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है वो कहता है, वो क्या करता है, वो हाइड करता है। इक्लिप्स मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ग्रहण लगते हैं, कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वो क्या करता है, वो कुछ हिस्से को छुपा देता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में भी क्या होता है, ऐसा कोई भी लॉ, उसका वो पार्ट जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, उस हिस्से को वो छुपा देता है। ठीक है, हाइड कर देगा, जबकि बाकी पूरे लॉ को नहीं वो करेगा। ठीक है, हाइड, वो सिर्फ उस हिस्से को हाइड कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। वेयर एज जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी है, इसमें और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में हाइड करेगा, वेयर एज इन केस ऑफ योर डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी, सिविलिबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी लॉ ऐसा जिसका कोई पार्ट या कोई वो पूरा लॉ ही ऐसा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, अगर कोई ऐसा लॉ है या उसका ऐसा कोई पार्ट है, ऐसे लॉ का कोई पार्ट है, वो उसको क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक है, उस पार्ट को वो वहां से कट करके रिमूव कर देगा। सो दैट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी। अब ध्यान से एक बार फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। इक्लिप्स में क्या होता है, ग्रहण, याद रखना, जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, वो हाइड करता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में भी वो हाइड कर देगा वो पार्ट ऑफ द लॉ को जो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। और वेयर एज इन केस ऑफ सिविलिबिलिटी, वो कट ही कर देगा वो उस हिस्से को, उस पार्ट को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा होता है। ठीक है, अब इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में एक चीज और आती है, वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, देखो, और सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, यूएसए में। ठीक है, मतलब इसका जन्म स्थान कौन सा था, यूएसए। ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लिसिटली अगर जुडिशियल रिव्यू की बात होती है तो वो किस किस आर्टिकल में होती है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। एक्सप्लिसिटली जो बात करेंगे अगर हम ये जुडिशियल रिव्यू की, वो इन 3 आर्टिकल्स में होती है। और अगर हम इम्प्लिसिटली की अगर हम बात करें, जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ पे इम्प्लिसिटली आता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, अब देखो जुडिशियल रिव्यू जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस थिंग वाज हेल्ड इन विच केस, केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को हम किसी भी अमेंडमेंट के तहत हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द जुडिशरी। मतलब ऐसे एक्शंस जो कि एग्जीक्यूटिव ने, देखो गवर्नमेंट के 3 विंग्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू में इन 2 के ये जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनके एक्शंस को रिव्यू करती है कि भाई इन्होंने कोई गलत एक्शन तो नहीं ले लिया हुआ, जो ये लोग ले रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने एक्शन लिया, वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है, तो उस चीज को ये क्या करते हैं, रिव्यू। और रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी। किस किस के एक्शंस,
एक एग्जीक्यूटिव के और एक लेजिस्लेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम एक एक करके आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, ये जो पहले 3 पार्ट्स हैं इन तीनों को हम ये आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम 19 to 22 और आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मतलब जो ये आर्टिकल 14 है वो कहता है कि भैया जितने भी लोग हैं वो सब के सब इक्वल हैं लॉ की नज़रों में। ठीक है, दे आर इक्वालिटी। और दूसरी चीज़ वो कहता है सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम बताएंगे अभी आपको। अब इसमें ये देखो सबसे पहली चीज़ जो अगर आती है आर्टिकल 14 में वो है रूल ऑफ लॉ। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि देखो पुराने टाइम में आपको ही पता है कि राजा महाराजा लोग रूल करते थे, तब उस समय एक, अगर हम लैटिन टर्म की बात करें तो उस समय एक टर्म होती थी, ये एक सेकेंड, ये ऐसे रेक्स लेक्स। ठीक है, रेक्स का मतलब हुआ किंग और लेक्स का मतलब हुआ लॉ। पहले वाले एंशिएंट टाइम में क्या होता था, किंग इज लॉ, रेक्स लेक्स मतलब किंग इज लॉ। बट वेयर एज विद द पैसेज ऑफ टाइम आज के टाइम में क्या है, लेक्स रेक्स। ठीक है, मतलब लॉ इज किंग। ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें हुई। पहले पुराने टाइम में क्या होता था, रेक्स लेक्स। ठीक है, मतलब किंग इज लॉ, मतलब किंग कभी भी कोई गलत नहीं कर सकता, किंग ने जो बोल दिया वही लॉ है। बट एट प्रेजेंट जो आज का सिनेरियो है, जो आज का टाइम पीरियड चल रहा है, आज के टाइम में हम कहते हैं लॉ इज किंग। ठीक है, सो द टर्म जो है वो रेक्स लेक्स से चेंज होके लेक्स रेक्स में हो गई है। ठीक है, अब देखो ये जो आर्टिकल है 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 2 चीजों के बारे में बात करता है। वो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो क्या है, ब्रिटिश ओरिजिन है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ब्रिटेन में। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसका कहाँ पे हुआ, अमेरिका में। ठीक है, इसी में इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस और इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल द पर्संस टू ऑर्डिनरी लॉ और नेगेटिव कंसेप्ट इसे माना जाता है। क्यों, देखो अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब इसमें ये चीज देखो आप लोग, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस सबसे पहली चीज मैंने बताई कि इट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। दूसरा एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, मतलब ये कहता है कि भैया लॉ की नजरों में सब लोग इक्वल है, हर एक बंदा एक समान, कोई भी मतलब ये नहीं है कि उसके स्टेटस के हिसाब से देखा जाएगा कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन टाइकून है तो दूसरा बंदा ठेले वाला है, या कोई बहुत ही गरीब है तो इनको हम पार्शियलिटी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लॉ की नजरों में सब बराबर है कि जो उन्होंने अगर किया है कोई गलत काम तो लॉ उनको वैसी सेम सजा देगा। ठीक है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कंसेप्ट। आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है, जब सबकी लॉ की नजरों में सब एक समान है तो ये नेगेटिव कंसेप्ट कैसे हो सकता है। देखो ये नेगेटिव कंसेप्ट ऐसे होता है कि आपने देखो एक सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने में कई साल लगा दिए गए होते हैं, ठीक है, अचीव करने में, अपना स्टेटस बनाने में, लेकिन लॉ एक धड़ल्ले में ही आपका वो स्टेटस खत्म कर देता है। कहता है नहीं भाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, चाहे तुम बिजनेस टाइकून हो चाहे कुछ भी हो, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि तुमने किया क्या है। ठीक है, जब आपसे आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स वगैरह ये सब छीन ली जाती है, आपको भी एक आम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो वो जब कोई चीज आपसे छीन ली जाए तो आपको बुरा लगता है। सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कंसेप्ट। वेयर एज अब हम बात करेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये अमेरिकन ओरिजिन का है। इसमें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब ये क्या कहता है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि भैया देखो ये, और साथ ही साथ ये जो है ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसमें कहने का क्या मतलब है, इसमें कहने का ये मतलब है कि आप ये देखिए, ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, सपोज करो 6 बंदे हैं, 6 बंदों ने डिफरेंट ऑफेंसेस किए हैं, 3 ने चोरी की है, एक ने मर्डर किया है, एक ने रेप किया है और एक ने ईव टीजिंग की है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, अब देखो जिसने ईव टीजिंग की है और जिसने चोरियां की है, जिसने मर्डर किया और जिसने रेप किया, सबको एक जैसी सजा थोड़ा मिलेगी, सबकी अलग अलग सजा होगी। वही चीज ये चीज कहते हैं कि भैया जिसने चोरी की है, 3 बंदों ने चोरी की है तो उन तीनों को एक जैसी सजा दो, और जिन्होंने चोरी नहीं की, जिसने अगर रेप किया है उसको रेप की सजा दो, जिसने मर्डर किया उसको मर्डर की सजा दो, उनको एक जैसा ट्रीट नहीं करो, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, ये पॉजिटिव होगा कंसेप्ट है या नहीं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन्होंने 3 बंदों ने चोरी की उन तीनों को एक जैसी सजा, बाकी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सजा मिलेगी। यही चीज का मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज मैं बोलूं आपको, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आर्टिकल 14 में। वो क्या कि भैया प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं, ठीक है, इनके खिलाफ कोई भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। और तीसरा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमैट्स। अब ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं दूसरी कंट्रीज के, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे आए होते हैं हमारे देश में, ठीक है, तो उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। या फिर जो यूएनओ और उसकी जो एजेंसीज होती हैं उनको भी ये इम्यूनिटी होती है कि आप उनके खिलाफ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह इमीडिएटली नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। दीज आर द ग्राउंड्स जिसके बेसिस के ऊपर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब ये क्या कहता है कि स्टेट जो है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किसके बेसिस के ऊपर? किसी के धर्म के, रिलीजन के, या किसी के कलर के बेसिस के ऊपर। रेस क्या होता है? रेस हो गया आपका कलर के बेसिस के ऊपर। वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म बहुत होता है, मतलब व्हाइट रेस और ब्लैक रेस में। तो व्हाइट रेस वाले जो होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल बिलोंगिंग टू द ब्लैक रेस, ठीक है। तो वहां पे रेसिज्म बहुत है। दिस इज व्हाट मींस रेस, ठीक है। कास्टिज्म, हम ये नहीं कह सकते कि भैया कि कोई अगर, जैसे हमारा हिंदू वर्णा में क्या है, 4 तरह के वर्णास होते हैं, 4 तरह की कास्ट है। वो क्या? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण जो है उन्हें टॉप पोजीशन पे रखा गया हुआ है, उसके नीचे क्षत्रियास को, उसके नीचे वैश्यास और उसके नीचे शूद्रास को। अब हम इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट कि भैया हम शूद्रास को नहीं पढ़ाएंगे या ब्राह्मण्स को नहीं पढ़ाएंगे। अब जैसे मैं गुप्ता हूँ, ठीक है, रसोत्रा हूँ, वी बिलोंग टू अ वैश्या क्लास, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भैया मैंने बाकी 3 कम्युनिटी के जो है कास्ट के उन बच्चों को मैंने ये लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करने। ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूंगा तो आई विल पुट बिहाइंड द बार्स, मेरे को इमीडिएटली सजा हो जाएगी। उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते, या एनी वन ऑफ देम। प्लेस ऑफ बर्थ क्या हो गया कि मैं ये नहीं कह सकता कि कल को कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जम्मू में उज्जवल एकेडमी के नाम से, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा सिटी में है, गांधीनगर में है इंस्टीट्यूट, तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ शहर के बच्चों को ही एडमिशन देंगे, गांव के नहीं देंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इंस्टीट्यूट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हर एक बंदे को, हर एक रिलीजन के बंदे को एडमिशंस दी जाती हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीजें हम लोग नहीं देखते, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो इसमें आ जाती है कि क्या चीज कहती है ये, इसका 15 क्लॉज 2 वो कहता है कि आप इन बेसिस के ऊपर किसी को भी किसी शॉप में जाने से नहीं रोक सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकते, होटल्स में जाने से नहीं रोक सकते, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गई जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह, वहां पे जाने से आप नहीं रोक सकते, ठीक है। जो यूज ऑफ वेल्स, मतलब कुएं वगैरह जो हैं, टैंक्स जो हैं, बाथिंग घाट्स, आप देखते हैं ये कैनाल्स वगैरह के साइड पे बाथिंग घाट्स बना दिए जाते हैं, वहां पे आप नहीं रोक सकते। या फिर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स जो होते हैं, वहां पे आप जाने से किसी को रोक नहीं सकते। या फिर होली और पार्शली जो है स्टेट फंड से या डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, जैसे पब्लिक शौचालय वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पे नहीं आप किसी को रोक सकते कि भैया आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका यही चीज आपकी आ जाती है। लेकिन इसमें भी क्या है, अब आप देखो जो 15 क्लॉज 3 है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें अब ये आ जाता है कि ये जो है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में क्या, विमेन की 15 क्लॉज 3 में हम बात करेंगे रिजर्वेशन की, विमेन्स के लिए हम रिजर्व कर लेते हैं सीट्स वगैरह, या फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर बेल, इनको इजिली बेल वगैरह, कल को कोई अगर ये क्राइम वगैरह करते हैं
तो इनको हम बेल इजिली दे दी जाती है एज कम्पेयर टू द मेल ऑफेंडर्स, ठीक है। फिर ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, यहाँ पे इंडिया में क्या होता था, एडल्ट्री में क्या होता था कि इस ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ आदमियों को ही सजा दी जाती थी और औरतों को नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री में विमेन्स वर नेवर एवर प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, उनको कभी भी सजा नहीं दी गई है, ठीक है। इसमें सिर्फ आदमियों को ही सजा मिलती थी, ठीक। तो इसी तरीके से 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजंस जो है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए हम ये प्रोविजंस ला सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिशंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देखो इसमें 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 27% जो थी 2006 में ये ओबीसीज के लिए रिजर्व कर दी गई कि भैया ये जो ओबीसीज है अदर बैकवर्ड कास्ट वगैरह ये सारे इनके लिए 27% जो होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स रिजर्व रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नो citizen shall on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any one of them be ineligible for or indiscriminated against in respect of any employment or office under the state। मतलब कि देखो गवर्नमेंट किसी को भी रोक नहीं सकती, सबके लिए जब भी कभी भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं वो सबके लिए निकलते हैं, उसमें ये नहीं कहा जाता कि भैया इसमें ये नहीं बंदे भरेंगे या वो नहीं भरेंगे। बट स्टिल जो अभी हम थर्ड क्लास डिस्कस करेंगे इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार कुछ सीट्स जैसे जो है जब भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं उसमें आप देखते हो कुछ सीट्स रिजर्व कर देती है, 50% जो है वो ओपन के लिए रहेगी, बाकी 50% जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह SC STs, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, EWS आजकल जो नई आई है, ठीक है, OBCs वगैरह इन सब के लिए, RBA वगैरह के लिए रिजर्व रहती हैं। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार कुछ ऐसे जॉब्स निकाल देती है कि जो पर्टिकुलर एरियाज के लिए, अब जैसे पुलिस में जैसे जॉब्स निकालती है विमेन बटालियन, ठीक है, विमेन बटालियन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म्स भरेंगी, उसमें लड़के तो भर नहीं सकते। सो कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें हम लड़के लोग क्यों नहीं भर सकते, हाँ ये तो गलत बात है, ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, विमेन बटालियन बना रहे, भैया विमेन बटालियन बन रही है, औरतों की बटालियन बन रही है, लड़कियों की बटालियन बन रही है, उसमें आपका क्या काम है, ठीक है, वो उनके लिए बनाई जा रही है। इसी तरीके से जैसे बॉर्डर बटालियन की अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने निकाली हुई थी ये पोस्ट वगैरह, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग भर सकते थे जो 10 किलोमीटर की रेंज में आते थे फ्रॉम दी बॉर्डर, ठीक है, उधर के ही बच्चे भर सकते थे फॉर्म्स, ठीक है, ये चीज। अब इसमें देखो गवर्नमेंट के ऊपर ये फुल डिस्क्रिमिनेशन है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जैसे कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो गई जो एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जब हम करें रिजर्व वगैरह ये चीजें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इट इज फॉर द ऑलवेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वेदर इट इज फॉर द विमेन, वेदर इट इज फॉर द SC STs OBCs EWS और वट एवर, ठीक है, जो भी ऐसा एक्सप्लॉइटेड तबका होगा उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो चीजें करवाई जाएंगी उसके लिए हम क्या करते हैं, ये रिजर्वेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है 15 क्लॉज 4 में कि आप इन्हें प्रमोशंस के लिए भी आप रिजर्व कर सकते हैं कैटेगरी, या फिर बैकलॉग वैकेंसीज वगैरह जो होती है कॉलेजेस वगैरह में, उसमें आप वापस उसमें एडमिशंस और ज़्यादा एक्सटेंड करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये, या फिर गवर्नमेंट अगर पर्टिकुलर कोई जॉब है जो एक पर्टिकुलर, सपोज करो टेम्पल है, टेम्पल में एक पुजारी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एक पुजारी को ही एक बताया जाएगा कि हमें एक हिंदू पुजारी चाहिए, वहाँ पे हम कास्टिज्म के बारे में ला सकते हैं। वहाँ पे अब ये थोड़ा कि हम किसी क्रिश्चियन के प्रीस्ट को वहाँ पे जॉब दे देंगे या फिर किसी काजी वगैरह मौलवी को दे देंगे, टेम्पल में एक पंडित का ही काम है। तो ये चीजें हैं उधर, ऐसे इन केसेस में हम पर्टिकुलरली कास्ट वगैरह के रिलेटेड हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें ये एक क्राइटेरिया है जो ये फुलफिल करेगा, वो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये कैसे वहाँ पे ऐसे आप कर रहे हैं जॉब वगैरह, तो वहाँ पे ये गवर्नमेंट्स वगैरह जो हैं पर्टिकुलरली निकाल सकती हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है इट इज नॉट लाइक दैट कि हम सिर्फ ये देखें छुआछात जो है सिर्फ SCs के रिलेटेड, जैसे हमारे दिमाग में बचपन से भरा ये सोसाइटी ने बताया कि भैया SC जो थे
हाँ पुराने टाइम में इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, हाँ छुआछात होता था, इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ये जो अनटचेबिलिटी टर्म है सिर्फ उधर तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। आज के टाइम में भी देखो, कुछ साल पहले, मेरे को आज भी याद है, हम छोटे होते थे तब एक ऐड आती थी। वो क्या होती थी कि एक बंदे को ऑफिस में एड्स हो जाता था, एड्स के रिलेटेड वो ऐड थी। तो वहाँ का जो बॉस होता था उसने उस बंदे को निकाल देता ऑफिस से। तो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इमीडिएटली जाते हैं अपने बॉस के पास और उसे कहते हैं, कोई जाता है कहता है बॉस ये रहा मेरा रेजिग्नेशन, मेरे को ना इस ऑफिस की लाइट्स पसंद नहीं है। दूसरा जाता है उसी समय, वो कहता है बॉस ये लो मेरा रेजिग्नेशन, मेरे को ना यहाँ की चेयर्स वगैरह पसंद नहीं है। तीसरा जाता है, चौथा, पांचवा, छठवां, सब इस तरीके से जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। कोई कहता है मेरे को यहाँ का वास्तु पसंद नहीं, कोई ये पसंद नहीं, मेरे को यहाँ के टेबल पसंद नहीं है, मेरे को यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है। बॉस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कहता है यार व्हाट द हेल इज दिस, ये तुम लोग किस ये फालतू के ये बेकार रीजंस दे के ये रेजिग्नेशन दे रहे हो, ये कोई तरीका है तुम्हारा? तो फिर वो सारे कहते हैं बॉस आपने भी तो एक बेकार रीजन की वजह से उसको निकाल दिया यहाँ से, जिसको एड्स था। आपको नहीं पता कि एड्स किन कारणों से फैला जाता है? ठीक है, साथ बैठने से तो होता नहीं है, तो आपने कैसे उसे निकाल दिया? देन बॉस को रियलाइज होता है, देखो वो भी एक तरह से एक अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, तो आज के टाइम में देखो, अब जैसे कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है, अब जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, अगर मेरे को पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट को कोविड हो गया हुआ है, तो मैं उसे रोक दूंगा आने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में। वाई? बिकॉज मैं प्रिकॉशनरी तौर पे जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक मैं उसे रोक सकता हूँ। वो अमाउंट नहीं फॉल करेगा, इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ योर अनटचेबिलिटी। ठीक है, बट अगर मैं उसको ऐसे बोल दूं कि नहीं भैया आप अगर इस कास्ट के हो इसलिए मैं आपको नहीं आने दे रहा, देन इट विल फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ योर अनटचेबिलिटी। सो अनटचेबिलिटी जो है ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, बहुत ही बड़ी टर्म है। इसमें सिर्फ छुआछात वगैरह नहीं आता है, इसमें ये सब चीजें भी आएंगी किसी भी तरह से। आज अगर मैं बोल दूं कि मेरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही एडमिशन दी जाएगी, लड़कियों को नहीं दी जाएगी, देन ऑल्सो ये भी चीज जो आएगी अनटचेबिलिटी को ये आ गई। ठीक है, या क्लास में मैं ऐसे बोल दूं कि भैया लड़कियां जो हैं थोड़ा दूर होकर ऐसे बैठ के वहां पे रहेंगी, ठीक है, वो जमीन पे बैठेंगी या ऐसे, दैट विल ऑल्सो फॉलो अंडर दिस क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट मी। ठीक है, ये जो फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने क्या किया, ऑथोराइज हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया, पनिशमेंट बनाई है। ठीक है, और इसके लिए एक्ट बनाया गया जिसमें इसमें पनिशमेंट दी जाती है। वो एक्ट कौन सा है? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको रीनेम किया गया। ठीक है, और उस एक्ट को अब आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है वो बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स से क्या मतलब है? देखिए, टाइटल्स क्या होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो या कभी अगर आपने सुना हो अपने दादा दादी, नाना नानी या बड़े बुजुर्गों से, पुराने टाइम में क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो लोग टाइटल्स देते थे लोगों को, जैसे कि सर, लॉर्ड, ये सब, दीज वर द टाइटल्स गिवन टू द वेरियस पर्सन्स, जैसे जमींदारा। ठीक है, तो ये क्या होते थे, ये जो टाइटल्स होते थे ना, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशंस लाते थे सोसाइटी में। ठीक है, तो इसके कारण एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में, लोगों में एक तरह से हीन भावनाएं आ जाती थी दूसरों के प्रति। जिनको टाइटल्स मिलते थे, दे यूज्ड टू थिंक दैट दे आर वेरी 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 सुपीरियर, वेयर एज जो अदर लोग हैं वो लोग काफ़ी इन्फीरियर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब वो सब। तो इसलिए जब हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ जब, तब हम लोगों, हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो टाइटल्स हैं, ये जो लोगों को दिए गए हैं, इसे सबसे पहले एबॉलिश किया जाए। ठीक है, सो ये जितने भी टाइटल्स दिए जाते थे इन सबको एबॉलिश कर दिया गया। ये कौन कौन से टाइटल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जमींदारा या फिर लॉर्ड या सर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एबॉलिश कर दी गई। अब देखिए, एक चीज़ इसमें ये आती है इस आर्टिकल में, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में, वो ये कि अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में। ठीक है, वो लोग अपने लोगों को टाइटल्स देते हैं, वो लोग कभी हमारे इंडियंस को भी टाइटल्स देते हैं। अब जैसे देखो, हमारे यहाँ पे अवार्ड्स हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा अवार्ड्स और टाइटल्स में क्या डिफरेंस होता है। अवार्ड्स क्या हुए, जो हम लोग अचीव करते हैं विद अवर हार्ड वर्क, विद अवर सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क। ठीक है, कोई ऐसी काबिलियत दिखा के जो हमें सम्मानित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवार्ड्स। जैसे कि सबसे हाईएस्ट
ब्रेवरी अवार्ड कौन सा है हमारे इंडिया में, वो है परमवीर चक्र, ठीक है। तो उसी तरीके से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, वो है भारत रत्ना, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत रत्ना। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, निशाने पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे बॉलीवुड में एक एक्टर थे तो मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है। ही वॉज सच अ गुड एक्टर कि दुनिया उनकी एक्टिंग की कायल थी। आजकल के जितने शाहरुख खान वगैरह ये लोग जो हैं ये सब उनको कॉपी किया करते हैं, ठीक है। उनकी मूवीज़ जो पहले बनी हुई हैं उसी को ये लोग रीमेक करके अपने नाम बनाए जा रहे हैं। उनको क्या किया गया, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बोला कि भाई इस एक्टर को तो हम अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो मोहम्मद यूसुफ खान है इसको हम देंगे निशाने पाकिस्तान। लेकिन ये जो मोहम्मद यूसुफ खान थे इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने डिनाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बार बार सुन रहे होगे यार ये मोहम्मद यूसुफ खान तो बोले जा रहे हैं सर, लेकिन ये बंदा है कौन भाई लोग, ये वही बंदा है जिसको हम लोग दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं, समझे। दिलीप कुमार का असली नाम क्या था, मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो इसी में टाइटल्स में एक चीज़ और आ जाती है कि सपोज अब जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं दिल्ली में, उसी तरह से वहाँ के लोग जो होंगे, चाहे अमेरिका की एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है तो वहाँ पे अमेरिकन लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, अब सपोज करो किसी गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अपने अमेरिकन बंदे को टाइटल देने के लिए बोलती है कि भाई हमने अपने इस बंदे को ये टाइटल देना है, ठीक है। वहाँ का कोई अवार्ड वगैरह होगा। अब वो बंदा यहाँ पे इंडिया में एम्बेसी में लगा हुआ है, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी में ही है, लेकिन है तो वो अमेरिकन ही। अब अमेरिकन गवर्नमेंट उसको दे रही है, क्या वो ले सकता है? यस, वो ले सकता है, बट ही हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज वो इस समय क्या है, कहाँ पे है, इंडिया में है, और इंडिया में वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी में है, ठीक है। जो हमारे इंडिया का हेड है, ठीक है, वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। ही हैज़ टू टेक द परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द प्रेसिडेंट। सिमिलरली अगर हम इंडियंस को, जैसे हमारे कई बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं, इन लोगों को या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं उनको ऑनर किया जाता है बाहर की कंट्रीज़ में। वो लोग जब उन्हें अवार्ड्स वगैरह देते हैं, टाइटल्स देते हैं, व्हाट दे हैव टू डू बिफोर टेकिंग और एक्सेप्टिंग सच अवार्ड्स, दे हैव टू take the permission, prior permission from the president of this country. But let me tell you one thing, if they don't take the permission from the president of the country, अगर वो बाई चांस प्रेसिडेंट से नहीं लेते परमिशन, कहते हैं भाई छोड़ो यार कौन लेगा परमिशन, जाके हम जाके सीधे पहले अवार्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे इसका क्या होगा फिर, हाँ, इसके लिए वैसे कोई सज़ा प्रिस्क्राइब नहीं है, नहीं ली परमिशन तो नहीं ली, ठीक है, तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, बट स्टिल वी हैव टू give our respect to our country, we have to give respect to the head of our country, we must take the permission, because आप लोग भी देखते हो घर पे भी अगर आप लोग कोई चीज़ लाने जा रहे हो या नई चीज़ खरीदने जा रहे हो, घर में आप सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उससे परमिशन लेते हो, या दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी हैं, आप पहले घर पे पापा से परमिशन लेते हैं, पापा जी मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ, क्या मैं ये ले आऊँ? अगर वो परमिशन देते हैं तो आप ले आते हैं, ठीक है, तब तो आप खुशी खुशी ले आएंगे। अगर आप नहीं भी लेते परमिशन, आप कई बार खुद चले जाते हैं, अच्छा मैं ये लेके आ गया, फिर आप आके बताते हैं कि पापा ये देखो ये मैं ले आया हूँ, लेकिन आपने परमिशन नहीं ली होती। वो कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं तुम ले आए हो, इट्स हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। तो ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी, बट ये चीज़ हमने अब क्लियर कर दी, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, थोड़ा सा कंसेप्ट और इसमें क्लियर करने के लिए, आर्टिकल 18 में जिधर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि जब लोगों को यहाँ पे टाइटल्स की, तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये सर, लॉर्ड, जमींदारा वगैरह ये टाइटल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं जैसे ये भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, पद्म भूषण, ये जब अवार्ड्स दिए जाते हैं क्या ये भी टाइटल्स की कैटेगरी में आएंगे? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई ये जो अवार्ड्स हैं, these cannot be considered as your titles. Awards are what? Your achievements. ये आपने अचीव किए हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से, ठीक है,
ना कि आपने को किसी ने अरे गहरे ने ऐसे ही आपको पकड़ा दिए। दीज आर वॉट योर अचीवमेंट्स, ये आपके लाइफ की अचीवमेंट्स है, इसे आप शान से कैरी कर सकते हो, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में जो है वो हम 6 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आएंगी, जिसके बाद 6 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ राइट्स आएंगे, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसमें 6 कैटेगरीज है, जैसे कि सबसे पहली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एंड सेटल in any part of the territory of India, or to practice any profession or to carry any occupation, trade और business। ये हमने 6 कैटेगरीज। आपने एक चीज देखी होगी A B C D E के बाद मैंने G लिखा है। जो F है वो कैटेगरी वो क्या थी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड थी, उसे ओमिट कर दिया गया बिकॉज हमारी जो है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया लेक्चर के कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसे हमने क्या बना दिया, लीगल राइट। सो इसलिए प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो जो चीजें होंगी उसको हमने ओमिट कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसीलिए A B C D E F जो है वो ओमिट कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे F तो है नहीं, तो सीधे E के बाद जो आया है वो है अब G। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट जो आता है, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। देखो अब ये जो हम जितने भी ये आर्टिकल 19 में ये सारे करेंगे, इसमें हर एक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी। वो कैसे, अब देखो जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, वो किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, एक तो सबसे पहले आपका आएगा ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फिर इसके बाद फ्रीडम टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे हम RTI आजकल है, हम लोग एकदम से एक्टिविटीज के बारे में जान लेते हैं, मीडिया हमें बता देता है कि गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है। ठीक है, राइट टू साइलेंस भी इसमें आएगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, राइट टू साइलेंस क्या हुआ, देखिए कई बार होता है कि आप बिना बोले भी बोल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल दूं, डे टू डे लाइफ में हमने मूवीज में भी देखा है, क्या होता है कि हीरोइन के घर पे आते हैं रिश्ता लेके हीरो के घर से, तो वो पूछते हैं हीरोइन से कि हाँ भाई बेटा आपको वो पसंद है, तो वो मुस्कुरा के निकल जाती है। ठीक है, तो उसने बोला भी कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ने ही सब कुछ बयां कर दी है उसके अरमा कि भैया वो क्या चाहती है लाइफ में। तो वही चीज है कि भैया आप बिना बोले हुए भी सब कुछ बोल जाते हो। ठीक है, सो इसीलिए राइट टू साइलेंस भी है, चुप होने का भी आपको अधिकार है, आप नहीं भी बोलना चाहे नहीं भी बोल सकते हैं, कई बार बिना बोले ही आप सब कुछ बयां कर जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, हम मानते हैं हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम चाहे जो चाहे बोल सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब हमें फ्रीडम तो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलें कि भैया हमें बोलने का पूरा अधिकार, हम किसी को भी माँ बहन की गालियां निकालने शुरू कर दें। इट इज नॉट लाइक दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते, इस पे आपको रिस्ट्रिक्शंस है। आप किसी भी देखिए कंट्री के खिलाफ नहीं, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते, या किसी कंट्री के साथ हमारे अगर फ्रेंडली रिलेशन है आप उसके खिलाफ नहीं ऐसे बोल सकते, बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर आप मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आप खराब नहीं कर सकते अपनी हेट स्पीचेस वगैरह बोल के। ठीक है, अभी आप देखो आजकल मीडिया में जैसे नुपुर शर्मा का केस और फिर दूसरे ये जो मौलवीज वगैरह का बीच में जब ये लोग न्यूज चैनल्स वाले आजकल क्या करते हैं अपनी TRP बढ़ाने के लिए ये लोग बुला लेते हैं लोगों को। ठीक है, बीच में कहीं ऐसे गवार आ जाते हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ बकवास करनी है मीडिया के आगे, भौंकना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज की TRP के लिए यहाँ पे इतनी ज्यादा बकवास चल रही है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर वक्त पब्लिक को लगता है कि भाई वाकई हमारा देश खतरे में आ रहा है, हमारे यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आजकल देखिए जैसे कई जगहों पे सबसे बोल रहे हैं कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा जो भी हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा। मतलब लाइक कोई भी रिलीजन में आपको ऑनेस्टली बोलूं, अगर मेरा पर्सनल एस्पेक्ट अगर सोच अगर पूछी जाए, कोई भी रिलीजन हमें नफरत तो सिखाता नहीं है, हर एक रिलीजन कहता है सबसे प्यार करो। ठीक है, और इसमें गलत क्या है यार, आप क्यों किसी के बारे में बोल रहे हो? आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी रिलीजन के, आप चुप रहिए ना।
लेकिन हाँ, कोई अगर आपके रिलीजन के खिलाफ बोलता है देन फिर आप चुप भी नहीं रह सकते, ठीक है। अब आप देखिए जैसे नुपुर शर्मा बेचारी के ऊपर एकदम से इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगा दी गई। जब आप अगर वो डिबेट देखेंगे, आई एम नॉट टोटली सपोर्टिंग नुपुर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब लाइक उसको भी इंस्टिगेट किया गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। खैर, हमें तो इस टॉपिक में जाना नहीं है, लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक अगेन। सो देखिए, फिर डिसेंसी और मॉरलिटी होनी चाहिए। जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं उसमें एक डिसेंसी दिखनी चाहिए, एक मॉरल एजुकेशन टाइप और मॉरलिटी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा आर्गुमेंट आपने नहीं बोलना चाहिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो, ठीक है। अगर कोई केस अगर चल रहा है कोर्ट में, आप उसके अगेंस्ट अपनी मीडिया में क्या होता है, बड़ी हाइप बन जाती है। आज जज साहब ने ऐसे कर दिया, जज साहब ने वैसे कर दिया, देखिए नुपुर शर्मा वहां पे ऐसे गई थी, वहां पे उसको ऐसे लेना देना कर दिया, ठीक है। फिर डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी भड़काऊ भाषण नहीं होनी चाहिए। जैसे भी आप देखिए राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वहाँ पे उधर जो है उन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से वहाँ का पीस खराब हुआ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। तो लोगों ने फिर पुलिस एक्शन में आई, गवर्नमेंट एक्शन में आई, उन्होंने अरेस्ट किए ऐसे लोगों को। देखो, गंदा एलिमेंट आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो हिंदुज्म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, क्रिश्चियनिटी में हो। हर एक जगह आपको ऐसे बैड एलिमेंट्स मिलेंगे जो कभी भी नहीं चाहेंगे हमारी सोसाइटी में भाईचारा बना रहे। मैं तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कभी भी आप लोग अपने आप को ऐसे चीप पॉलिटिक्स में ना ही इंडल्ज करें। आप अपने आप को एक अच्छा नागरिक इस देश का साबित करें। हर एक बंदा, हम लोग बचपन से एक स्कूल में प्लेजेस लेते थे, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई है स्कूल्स में, उस पर अमल कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। वो क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली से क्या मतलब है कि आप कहीं पे भी एक साथ खड़े हो सकते हैं, बट दैट टू वेरी, एक चीज का ख्याल रखना है, आपने अनआर्म्ड खड़े होना है, ठीक है। आर्म्स एंड एम्यूनेशंस लेके नहीं कि आप लोग खड़े हो जाए वहां पे, कोई प्रोसेशंस वगैरह इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन पीसफुली। ये नहीं कि आप हुडिंग करते हुए वहां पे दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। वो क्या, वो ये कि आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हर्ट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग ट्रैफिक मेंटेनेंस कोई भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। फिर सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी अगर लगी हुई है, दफा 144 की, भैया 4 बंदों से ज्यादा किसी भी जगह पे एक बंदा नहीं इकट्ठे होंगे तो वहां पे आप लोग ऐसे ना खड़े हो, ठीक है। ये आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। देखिए, एसोसिएशंस का क्या मतलब हुआ कि आपको फ्रीडम होती है कि आप अपनी यूनियंस बना सकते हैं। जैसे अभी आप कॉलेजेस में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, जैसे लॉ कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप एकदम से देखेंगे वहां पे आपका लॉ की एक यूनियन बन गई, लॉ स्टूडेंट्स की एक यूनियन बन गई है, ठीक है। उसी तरह से कल को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे या कल को आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं, वहां पे आप लेबर यूनियंस वगैरह के भी हिस्से बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करते हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या एनसी को सपोर्ट करते हैं या पीडीपी को सपोर्ट करते हैं। सो वॉट एवर, आप जिसको भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी आप ऐसी चीज नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई यूनियंस वगैरह नहीं बना सकते जिसमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो, जैसे कि अलकायदा हो गया, ठीक है। ये सारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप इनको भैया कल को ज्वाइन कर लोगे तो पब्लिक गवर्नमेंट ने आपको सीधे गोली मार देनी है। आप बोलोगे नहीं भैया, हमें तो पूरा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी एसोसिएशन वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि हाँ भैया, हमने तो अलकायदा ज्वाइन कर दिया। नहीं, अलकायदा ज्वाइन करोगे तो सीधे गोली बजेगी यहाँ से। हाँ, इंडियन सोल्जर सीधे यहाँ गोली मारते हैं और वो बिल्कुल सही करते हैं। आप लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के तरीके से रहें, ठीक है। यहाँ के हमारे संविधान पे विश्वास रखें, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में हमें नहीं होना, नक्सलिज्म में नहीं जाना है, हमें नक्सलाइट्स नहीं बनना है, हमें एक वेल गुड सिटीजन बनना है हमें हमारे देश का, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये जो आर्टिकल है फ्रीडम, ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या कहता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है जैसे मिलिट्री, आर्म्ड या पुलिस फोर्सेस के जो लोग होते हैं वो किसी भी एसोसिएशन, किसी भी यूनियन या किसी भी ऐसी चीज को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक वो लोग सर्विस में हैं। आफ्टर देयर रिटायरमेंट और मे बी आफ्टर देयर सुपर एनुएशन, या फिर आप सीधे ऐसे कह सकते हैं कि जब वो सर्विस छोड़ दें उसके बाद दे कैन ज्वाइन एनी पार्टी, ठीक है। बट ये नहीं कि वो इन ड्यूरिंग द सर्विस टेन्योर दे स्टार्ट ज्वाइनिंग द पार्टीज। हाँ, कि वो ड्यूरिंग सर्विस ही बोलते हैं हाँ भाई हम तो बीजेपी के हैं, हम तो एनसी के हैं, हम तो बीडीपी के हैं, ऐसा नहीं, हम अपनी पार्टी के हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जब आप आउट ऑफ सर्विस हो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट आपका आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। देखिए, ये आर्टिकल कहता है कि आपको फुल फ्रीडम है
कि भैया आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी मूव फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इस पर भी देखिए रिस्ट्रिक्शंस है। वो ये कि मतलब लाइक अब जैसे कि मतलब आप बोलेंगे कि आप जैसे मेरा घर है, आप कल को बोलेंगे भैया हमें तो फुल मूवमेंट है, फुल फ्रीडम है मूवमेंट की वगैरह, तो हम तो सीधे आ जा सकते हैं, हम तो भैया जहाँ हम आपके घर पे आगे विदाउट माई परमिशन। नहीं भैया, इस पे रिस्ट्रिक्शन, आप ऐसे नहीं घुस के आ सकते, यू हैव टू टेक माई परमिशन बिफोर एंटरिंग माई हाउस। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरियाज को वहाँ बंद कर देती है जनरल पब्लिक के लिए, वहाँ पब्लिक नहीं जा सकती। जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज होते हैं, वहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू टेक द परमिशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको वॉच किया जाता है, ठीक है। उनको पर्टिकुलरली उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को बचाने के लिए वहाँ पे जो लोगों की मूवमेंट है, जो जनरल पब्लिक है, उसकी मूवमेंट को वहाँ पे रोक दिया जाता है। वेरी रेयर केसेस में या बहुत ऐसे गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही आप जा सकते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना है, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फर्स्ट कि ओके फाइन मैंने जाना है। अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया मेरा मन कर रहा है मैं जाके सीधे प्रेसिडेंट हाउस जाके घूम आऊँ। नहीं भाई, पहले आप परमिशन लेंगे, फिर आपको वहाँ पे घूमने के लिए परमिशन मिलेगी, तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में आता है। अब देखो इसमें दो चीजें आती है, एक आती है रिजाइड और एक होता है सेटल। रिजाइड और सेटल में क्या डिफरेंस होता है? रिजाइड हो गया कि जहाँ पे आप टेम्परेरी जाते हैं, ठीक है, और सेटल हो गया जहाँ पे आप परमानेंटली। रिजाइड हो गया जैसे आपका मन करता है कि आप कभी यहाँ से चले गए, आज आपका मन कि आप स्विट्जरलैंड गए हो, ठीक है, स्विट्जरलैंड जाके वहाँ पे 2-4 दिन घूम के रह के आ गए वापस, आपने क्या किया, रिजाइड किया वहाँ पे। और सेटल कहाँ पे है आप? यहाँ पे जम्मू में, आपका घर कहाँ पे है? जम्मू में। तो इसीलिए रिजाइड और सेटल में क्या डिफरेंस है? रिजाइड जो है वो फॉर द टेम्परेरी टाइम बीइंग, ठीक है, और वेयर सेटल जो है वो परमानेंटली आप जहाँ पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेटलमेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होती है इस पे दो ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, एक है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब्स। अब ये नहीं कि भैया जैसे शेड्यूल ट्राइबल एरियाज जो हैं, ठीक है, आदिवासियों के एरियाज, आप ये नहीं कि आपका मन किया तो आप सीधे वहां पे जाके अपना घर वर बना लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आर्मी के कंटोनमेंट्स वगैरह एरियाज होते हैं, वहां पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी तो ये सब चीजें जो होती हैं ये बैन होती हैं, ठीक है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कल को कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाके बोले नहीं भाई मैं तो यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट, आप नहीं बना सकते। दैट इज रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, और वो लोग उन लोगों के लिए है, तो वहां पे आपकी दखलंदाजी नहीं, हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यही जो चीजें हैं, ये सब चीजें के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, एक्सेट्रा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। प्रोफेशन से क्या मतलब है कि भैया आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, लेकिन इस पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। वो क्या? वो ये कि आप फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में देखिए क्या चीज है कि आप लोग देखिए कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने सपोज कीजिए लॉ किया हुआ है, ठीक है, तो आप कल को बोलो कि यार मैं देख रहा हूँ कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी ज्यादा इनकम है, तो आप उठ के अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देते हो कि आई एम डॉक्टर दिस कार्डियोलॉजिस्ट। तो लेकिन ऐसा नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, लाइसेंस अचीव करना पड़ेगा, आप ऐसे ही उठ के नहीं लगा सकते। अगर कल को आपको वकील बनना है, कोर्ट में फाइट करने अपने केसेस या लोगों को हेल्प करनी है एज एन एडवोकेट, तो आपको पहले लॉ करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद करने के बाद फिर आप जाके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, ये चीज क्लियर। और फिर ये इसी के तरीके से आपका जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन जो है इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये नहीं कि आप जैसे इमोरल एक्टिविटीज या फिर कोई डेंजरस एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने का आप बोलते हो कि नहीं मैं आज एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट यूएस जो कंट्री है उधर वेपन्स की वजह से काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के बोलते हो मैं काम करता हूँ, मैं भी खुद भी घर पे बैठ के ये आर्म्स एमिनेशंस वगैरह बनाने लगूं। नहीं भैया, दीज आर द बैंड एक्टिविटीज, ये आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो सीधे आपको अंदर ठोक दिया जाएगा हवालात में, ठीक है, ये चीज। आप कोई भी ऐसी इमोरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, वो मैं आगे आने वाले आर्टिकल में बताऊंगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 19। अब नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज योर आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है वो किसके बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है।
ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कन्विक्शन क्या होगी? सजा, मतलब हवालात वगैरह, उससे प्रोटेक्शन किस चीज की? 3 तरह से इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है इस आर्टिकल में। वो क्या? सबसे पहले आर्टिकल जो 20 है वो बात करता है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, और दूसरी चीज की वो किसके बारे में बात करता है? नो डबल जेपार्डी। और तीसरी क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों हैं क्या। नो एक्सपोज फैक्टो लॉ से क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा लॉ जब बनता है, ठीक है, जब तक कोई चीज लॉ ना बन जाए तब तक हमें उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी हिंदू एट अ टाइम 2 वाइफ्स नहीं रख सकता, बिकॉज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट अ पर्सन कैन हैव ओनली 1 वाइफ एट अ टाइम, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर उसे सेकंड वाइफ रखनी है तो उसे पहली वाइफ को डाइवोर्स देना होगा, या उसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई हो, तो इन्हीं कारणों की वजह से वो सेकंड मैरिज कर सकता है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जब तक ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था तब तक कोई भी हिंदू चाहे 1 रखे या 10 रखे वाइफ्स, कोई फर्क नहीं पड़ता था। दैट वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, वो कोई गुनाह नहीं था। लेकिन जब ये हिंदू मैरिज एक्ट बना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जब भी अब कोई भी हिंदू जो है, जब ये एक्ट बन गया उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि एट ए टाइम कोई भी बंदा जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता होगा वो सिर्फ एक ही वाइफ रख सकता है, अनटिल अनलेस उसने अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स दे दिया हो या उसकी डेथ हो गई हो, तब जाके वो सेकंड मैरिज कर सकता है। और अगर बाई चांस ये एक्ट बनने के बाद अगर कोई बंदा फर्स्ट वाइफ के होते हुए भी दूसरी वाइफ ले आता है, ठीक है, उसको इमीडिएटली हवालात में ठोक दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब तक कोई चीज का लॉ ना बन जाए तो तब तक वो चीज ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ सकती, ठीक है। उसी तरीके से इसका यही मतलब था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जब तक कोई चीज लॉ ना बन जाए और अगर वो क्राइम ना मानी जाए तब तक उसके लिए कोई सजा आपको नहीं मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी हिंदू मैरिज एक्ट की, ठीक है। दूसरा आ गया नो डबल जेपार्डी। नो डबल जेपार्डी से क्या मतलब है कि मतलब फॉर द सेम ऑफेंस अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड अगेन एंड अगेन। मतलब कि अगर आपको एक बार किसी जुर्म की सजा मिल गई है, आपको दोबारा उस जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी अंधा कानून, ठीक है। उसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन ने ना स्टार्टिंग में मूवी के एक बंदे का खून किया होता है, तो उसकी वजह से उसको 12 साल की सजा मिल जाती है। 12 साल वो जेल में काट के बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही देखता है यार जिस बंदे का उसने खून किया था वो तो वहां पे सामने स्टेज पे चढ़ा हुआ है और ये लीडर बना हुआ है। अमिताभ बच्चन को चढ़ता है गुस्सा, दिमाग उसका एंग्री मैन, ठीक है। वो जाता है, वो सीधे उसका दोबारा से मर्डर कर देता है, वहां पे एक खून कर देता है स्टेज पे ही। तो वापस उसको पकड़ के जज के पास लेके जाते हैं। जज के पास कहते हैं कि हाँ भाई तुमने मर्डर किया है? कहता है हाँ जज साहब मैंने किया, बिल्कुल किया है। तो जज कहता है इसकी तुम्हें सजा पता है? कहता है बिल्कुल पता है जज साहब। तो जज साहब को वो आगे से कहते हैं जज साहब लेकिन आप तो मुझे इस चीज की सजा दे ही नहीं सकते। जज कहता है क्यों नहीं मैं दे सकता? वो कहते हैं जज साहब आप याद कीजिए इसी बंदे के खून के इल्जाम में मैंने 12 साल जेल में काट चुके हैं, ठीक है। तो आप सेम बंदे के खून की सजा आप मेरे को बार बार नहीं दे सकते। तो जज कहता है यस दिस इज व्हाट डबल जेपार्डी मीन्स। ये तो मैंने आपको फिल्मी स्टोरी एक बता के आपको सिर्फ ये एग्जांपल मैंने बताई कि ये मतलब होता है डबल जेपार्डी का। देखो हम लोगों को ये चीज मायने नहीं रखती कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े केस लॉज वगैरह देने हैं इसमें या कुछ ऐसे। आप एक सिंपल सी एग्जांपल देख के भी इस चीज को आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने इसको समझा है और कितने अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। वहां पे ये चीज नहीं देखी जाती कि यार हमने पता नहीं कितनी हाई फाई चीजें, हाई फाई इंग्लिश लिख रहे हैं। आप जितना सिंपल लिखोगे, जितना ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करोगे ना, वही चीज मायने रखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से क्या मतलब है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से ये मतलब है कि अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब आप किसी भी बंदे को उसी के खिलाफ नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। मतलब कोई भी एक्सपोज करो, आपने अगर कोई जुर्म किया है तो पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो वो आपको कंपेल नहीं कर सकती कि हाँ भाई आप अपने खिलाफ खुद गवाही दे दो, अनटिल अनलेस आपकी अंतरात्मा आपको ना बोले कि हाँ भाई मुझे कबूल कर लेना चाहिए कि मैंने ये वाकई ये जुर्म किया है। बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट टू फाइंड ऑल दोस थिंग्स कि हाँ वाकई आप कल्प्रेट हैं या नहीं, आप ऑफेंडर हैं या नहीं है, ठीक है, ये चीज। तो नेक्स्ट अब इसी के साथ अब यहाँ पे हमारे आर्टिकल 20 खत्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका क्या मतलब है कि भैया नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हम किसी भी बंदे को उसके जीने के मौलिक अधिकार से नहीं वंचित कर सकते अनटिल अनलेस कानून का कोई प्रोसीजर उसमें
ना लगा हुआ हो। जैसे कि हम किसी बंदे को आज़ादी से उसकी आज़ादी छीन नहीं सकते अनटिल अनलेस उस बंदे ने अगर कोई भी मर्डर वगैरह किया हो तो उसको सजा देखते हुए उसको हवालात में डाल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया आपको हवालात तभी मिली हुई है। वो नहीं तो जेल में बैठ के बोलेगा भाई मेरी तो लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है, मेरे को तो आज़ादी का अधिकार है, मेरे को जीने का अधिकार है, इस तरीके से आप मुझे कैसे हवालात में डाल सकते हैं? भैया आपने क्राइम किया था तभी तो आप हवालात में हो, ऐसे थोड़ा जेल में। ठीक है, तो उसी तरीके से अब आर्टिकल 21 जो है वो कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और ये वाला जो आर्टिकल है इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ठीक है, अब देखो इसमें दो केसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है गोपालन केस, ठीक है, 1950 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। उसने बोला था कि ये जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21 इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया ये जो आपका है ये क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 में, ये सिर्फ और सिर्फ किस में अवेलेबल है आपको? जो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव ने जो लिए हुए हैं एक्शंस, यानी कि अगर कोई पुलिस वाला आपको हरास कर देता है या इस तरीके से कर देता है तो ये इन लोगों के खिलाफ है, या कोई तहसीलदार, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव विंग। ठीक है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव विंग के अगेंस्ट नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेनका केस जो 1978 में, इसमें इन्होंने बोला कि नहीं, इसमें हम दोनों को लाएंगे। ठीक है, इसमें हम दोनों को किस किस को लाएंगे? एक तो हम ये लेजिस्लेटिव एक्शन को भी लाएंगे और एक हम एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी। ठीक है, ये चीज क्योंकि पहले वाले में गोपालन जो केस था उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले की केस के अकॉर्डिंगली लिया जाता था, एक्शंस के ऊपर ये चीज मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन वेयर इज इन केस ऑफ योर मेनका केस, इसमें दोनों एग्जीक्यूटिव एक्शन भी और एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन के ऊपर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 21 में आपके आ जाते हैं जैसे ये वाले राइट्स हैं, ये इंक्लूडेड हैं, अब आपको अवेलेबल है। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी का आपको अधिकार है, राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड से क्या मतलब है? सपोज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आप कोई वकील हायर कर सको, तो आपको गवर्नमेंट देगी वकील। ठीक है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। ये मैं आगे वाले आर्टिकल 24 में बताऊंगा बॉन्डेड लेबर क्या होता है। वैसे मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूँ, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, राइट टू स्लीप, आपको सोने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या हैं आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 21A में, ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आया आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है? ये देखो, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का होगा, ठीक है, उसे 86 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। ठीक है, ये सॉरी ये बीच में गैप आ गया, लेकिन ये एक साथ ही है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया जो भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अब देखो आर्टिकल 21A जो है ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ही है, एंड इट इज द ओनली फंडामेंटल राइट जो हमारा डीपीएसपी की भी कैटेगरी में आता है, हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी की भी कैटेगरी में आता है, और ये फंडामेंटल राइट की भी कैटेगरी में आता है। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आएगा। ठीक है, कि और दूसरा ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है 51A के। ठीक है, और ये साथ ही साथ हमारा ये फंडामेंटल राइट भी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, इसमें मेजर एम क्या था कंट्री का? एम कि एजुकेशन जो हो, सारे जितने भी लोग हैं वो सबके सब, हमारा देश जो है वो अंगूठा छाप होने की जगह सबके सब लिटरेट हो। ठीक है, इलिटरेट नहीं होने चाहिए, सबके सब लिटरेट होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो बात किसकी करता है? वो बात करता है डिटेंशन की। ठीक है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेंशन जो है इसमें आर्टिकल 22 में वो दो तरह से होती है।
वन इज योर प्यूनिटिव डिटेंशन और सेकंड वन इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्यूनिटिव एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन वो डिटेंशन होती है जब किसी बंदे के ऊपर कोई केस चल रहा हो, जैसे सपोज करो किसी ने मर्डर किया, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, पूरी हियरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लास्ट में जजमेंट आती है, उस बंदे को सजा मिलती है सपोज करो 14 साल की, ठीक है, उसको 14 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब ये जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रायल जब बंदे को जेल में भेजा जाए, दैट इज कॉल्ड एज प्यूनिटिव डिटेंशन। दैट इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट, ठीक है, आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। तो ये चीज, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी देखो नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, प्रिवेंटिव मतलब इसमें क्या होता है कि आप प्रिवेंट कर दिया जाता है, सरकार को पहले से ही अंदेशा होता है कि अगर इस समय हमने इस बंदे को नहीं रोका तो आगे जाके ये बंदा बहुत बड़ा कांड करेगा, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो कि कश्मीर में क्या होता है, दिन हर रोज कभी ना कभी किसी ना किसी लीडर को ये लोग क्या करते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाउस अरेस्ट क्या हुई, यही आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भैया गवर्नमेंट को अंदेशा होता है कि जैसे कि कई बार या फिर आपकी ये क्या बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला, इनको क्या करती है गवर्नमेंट, ये डिटेन कर लेती है, ठीक है, पहले ही, और कहती थी कि आप बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो हालात खराब हो जाएंगे, इसकी वजह से इनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो उसमें, सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 में जो पहला क्लॉज है प्रिवेंटिव, ये सॉरी प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन में देखो जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें कहता है कि अगर आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हो उसको आपको इन्फॉर्म करना है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा, उसे कंसल्ट एंड डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, वो अपना वकील को बुलाना चाहिए, उसे कंसल्ट करना चाहिए, वो उसको अधिकार है। और उसको जो इस बंदे को भी आप अरेस्ट करते हो उसको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपने उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, इसमें एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, ठीक है। और फिर चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो ये प्यूनिटिव डिटेंशन में, वो क्या, राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स, उसको 24 घंटे के बाद छोड़ देना होता है, अगर अनटिल अनलेस मैजिस्ट्रेट आपको ऑथोराइज करे कि हाँ भाई आप इसे कस्टडी में ले लो, चाहे वो पुलिस रिमांड में दे या फिर आपको जुडिशियल रिमांड में दे। अगर नहीं देती तो फिर 24 घंटे के बाद वो बंदे को आप जाने देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये 22 के बारे में, आर्टिकल 22 के बारे में, कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें अगर आप किसी भी बंदे को अगर आप डिटेन करते हो, ठीक है, आप उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए कर सकते हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो 3 मंथ्स का टाइम था इसे रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, और इसको 3 मंथ से 2 मंथ्स पे ले आए, ठीक है। 3 महीने से ज्यादा आप किसी को भी हाउस अरेस्ट वगैरह या प्रिवेंटिव डिटेंशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। ये देखिए, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैज रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months, ठीक है। 3 महीने से अब 2 महीने कर दिया गया, पहले क्या होता था 3-3 महीने के लिए, लेकिन अब 3 महीने की जगह 2 महीने के लिए आप किसी भी बंदे को हाउस अरेस्ट वगैरह या डिटेन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने बताएं लोगों को कि हमने उसे क्यों हाउस अरेस्ट किया, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू मेंटेन द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप देम एज अ सीक्रेट थिंग्स की जो आप पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 22। नाउ कम्स योर आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर से क्या मतलब है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स से क्या मतलब है कि ये देखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, मतलब औरतों का, आदमियों का और बच्चों का बेचना, खरीदना, जैसे कि मतलब हम कोई सब्जी तरकारी खरीद रहे हो उस तरीके से, ठीक है। इमोरल ट्रैफिक ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। किसी भी वीमेन या चिल्ड्रन को हम मतलब लाइक देख रहे हो कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, ये होती है इमोरल ट्रैफिक, ठीक है। और या फिर देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम क्या होता है कि देखो हमारे पुराने टाइम में क्या होता था कि बाई चांस जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को क्या करते थे ये लोग कि उसको एकदम से उसका सिर मुंडवा देना, ठीक है, बाल वगैरह सारे खत्म कर देने, उसको बिल्कुल व्हाइट साड़ी दे देनी, और घर पे तो उसको रखते नहीं थे, उसको सीधे जाके मंदिरों के पास में वहां पे कोई आश्रम या ऐसे छोटी सी
रूम्स वगैरह होते थे वहां पे रख देना और बोलना कि भैया देवदासी, ये वो देवदास वाली देवदासी नहीं, ये देवदासी क्या मतलब देव, भगवान, ईश्वर, ये आज से जो है अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं, अब से ये जो भगवान है यही तुम्हारे ईश्वर हैं, यही तुम्हारे सब कुछ है, आज के बाद जो भी तुम करोगी बस इन्हीं की सेवा करोगी, ठीक है, और यही तुम्हारे सब सर्वस्वामी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्लेवरी। ये सारी चीजें आपकी आती है एक्सप्रेशन किस में, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, क्लियर। अब ये देखो, अब ये सारी चीजें अगर जब आएंगी तो इस सबको पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या बनाया है, एक एक्ट बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये जो बीच में आ गया हुआ है ना यार, ये 13, ये काट लेना, ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। आर्टिकल 23 जो है ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम क्या हुआ, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर से क्या मतलब है, जैसे बंधुआ मजदूरी, ठीक है, किसी को भी मतलब आपने वहां पे जबरदस्ती काम कराना, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, बाप या दादा ने कर्ज लिया होता था किसी मुंशी से, उसका बाप भी वो भर रहा है आगे का सूद, उसका बेटा भी, आगे वाले भी सारे, मतलब लाइक जनरेशन की जनरेशन वो उनकी बंधुआ मजदूर बन जाती थी, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बेगार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर, ये चीज बोलती है। और गवर्नमेंट कहती है अगर आप ये सब चीजें करते हो देन यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी आती है, इसमें देखो, अब आप कहते हो फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर की एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि बाई चांस सपोज करो गवर्नमेंट आपको ड्यूरिंग इमरजेंसी लगी हुई है देश में और आपको उठा के ले जाती है, कहती है बॉर्डर्स पे चल के बंकर्स वगैरह बनाओ, तो आप कहते हो नहीं भाई ये तो मैं नहीं जाऊंगा, हाँ मैं तो ये काम मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं है, मैं क्यों करूं, हाँ मैं क्यों जाके बंकर्स वगैरह बनाऊं। गवर्नमेंट आपको फोर्सफुली उठा के लेके जा सकती है कि चल भाई इस समय देश को जरूरत है, तो वो चीज आपका नहीं माना जाएगा कि कोई भी एक्सक्यूज, गवर्नमेंट ने बोलना है बनाना है तो बनाना है, फिर चाहे जो मर्जी हो, चाहे उधर बॉर्डर पे गोली लगे या बम गिरे, आपको देश के लिए तो करना ही करना है, समझे। वो आपका फोर्स्ड लेबर में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका लास्ट जो हमने आज का ये आर्टिकल अब डिस्कस करना है, दैट इज आर्टिकल 24, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। ये क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से छोटा होगा, ठीक है, उसको हम किसी भी फैक्ट्री, माइन या हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवेज वगैरह में हम उनको नहीं जॉब दे सकते। बट इसमें यह भी कहता है कि हाँ हम उनको रोक नहीं सकते, किसी भी हार्मलेस या इनोसेंट वर्क अगर कोई करवाना है तो उधर हम उनको रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उनको ऐसे हैजार्डस एक्टिविटीज वगैरह में या ऐसे बारूद वाली फैक्ट्रीज वगैरह या इस टाइप की केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वहां पे हम नहीं रख सकते। अब देखो 2006 में एक अमेंडमेंट हुई, उसने गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि भैया सब बैन कर दिए गए, जो बच्चे जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह या वर्कर्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, ढाबे वगैरह पे आप देखते हो, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे या जर्नीज पे जाते हो, ढाबों पे देखते हो कि काफी लोग वहां पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। अगर कोई अब ऐसे देखेगा तो वो उन्हें पकड़ के सीधे कंप्लेंट कर दे तो बंदे को सीधे अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ वहां पे लेकिन एक चीज है, अब अगर आपका उनका अपना बच्चा है, उसको वहां पे बाप अपने बिठाता है बच्चे को, कहता है कि देखो बेटा तुम यहाँ पे बैठो गले पे, तुम देखो सीखो कैसे है, तो वो डेट इज एक्सेप्शन। एक बाप अपने बेटे को बिठा रहा है वहां पे, वो उसको सिखा रहा है, क्योंकि बाप के बाद बेटे ने ही सारा वो बिजनेस संभालना है। सो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस कि उस बेटे की एज कितनी है, वो उसको सिखा सकता है एज अ पेरेंट, ठीक है। बट किसी और के बच्चे को वहां पे बिठा के बोले चल भाई तू वहां पे बर्तन मांज, ये कर, वो सब नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जो है, वो बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और वो लोग इतने ज्यादा अच्छे बने कि उनका भविष्य बहुत अच्छा बीते। हर एक हमारे देशवासी एजुकेटेड होना चाहिए, हर एक बंदा हमारा लिटरेट होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हर एक काम में माहिर होना चाहिए, जिससे हमारे देश का नाम बढ़े, ठीक है। ये चीजें हमारा देश सोचता है, तब जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको एक चीज लास्ट में फिर से बता दूं, देखो मेरे नाम का चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, अमित रसोत्रा, ठीक है। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको ये मेरा चैनल मिलेगा और मेरी जितनी भी वीडियोस आगे आने वाले फ्यूचर में हैं वो सारी आपको इधर मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक ये चैनल है और एक हमारा अकेडमी के नाम से भी है, वो है उज्जवल _ अकेडमी,
ये 2 जगह पे आपको हमारी ये वीडियोस मिलेंगी। और रही बात ये नोट्स की, ये इस टॉपिक के नोट्स की, वो आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरे नाम का जो लिंक्स हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो मैंने अपने नाम का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ अवेलेबल होगी। ये आपको इसकी पीडीएफ फाइल मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ये है मेरे नाम का, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल लिंक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फंडामेंटल राइट्स का ये वाला जो लेक्चर है, इसकी पीडीएफ फाइल के नोट्स आपको यहाँ पे पीडीएफ या पीपीटी यहाँ पे इस लिंक के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।